लास्ट क्लास में हम डिस्कस कर रहे थे वर्टिकल सर्कुलर मोशन, जो कि नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है। और बेसिकली हम दो टाइप का इक्वेशंस यूज कर रहे थे। एक फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है उसको इक्वेट कर रहे थे mv²/r या फिर m⍵²r के साथ, और दूसरा जो है पॉइंट, पार्टिकल अगर एक पॉइंट से दूसरी पॉइंट जाती है तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी यूज करके दूसरी पॉइंट का स्पीड निकाल रहे थे। आज डिस्कस करेंगे व्हीकल्स मूविंग राउंड ए कर्व, हॉरिजॉन्टल कर्व। जब कोई भी गाड़ी एक हॉरिजॉन्टल कर्व में जाती है, जो कर्व सर्कुलर है अगर जा रही है और एक कांस्टेंट स्पीड में अगर जा रही है, तो जो इसका डायरेक्शन कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, तो फ्रिक्शन भी अपने आप को हर बार एडजस्ट कर रहा है डायरेक्शन में, और ये जो फ्रिक्शन है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर कंटिन्यूअस चेंज इन डायरेक्शन। सो फ्रिक्शन जो है सेंटर की तरफ एक्ट करता है, और फोर्स टुवर्ड सेंटर जो है मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फ्रिक्शन इज एक्सेलरेशन v²/r। r सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर है और v स्पीड। सो ये इक्वेशन है, और ये जो फ्रिक्शन है इसका एक लिमिटिंग वैल्यू होता है, ये ज़्यादा से ज़्यादा म्यू इंटू एन हो सकता है, और हॉरिजॉन्टल सरफेस में n जो है mg है। सो v जो है m कट जाता है, और ये आपका v का वैल्यू हो गया μg/√। ये आपका इक्वेशन। अगर म्यू कम है या फिर r कम है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, तो गाड़ी ज्यादा स्पीड में नहीं जा सकता, क्योंकि ये लिमिटिंग, ये मैक्सिमम स्पीड है। तो इसीलिए आमतौर पर जो हॉरिजॉन्टल कर्व्स काफी स्टीप होते हैं, वहां पर आउटर सरफेस ऑफ द रोड इज रेज्ड ए बिट। रोड का जो बाहरी तरफ होता है उसको थोड़ा उठा दिया जाता है, ताकि नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट जो है वो भी सेंटर की तरफ एक्ट करे। इससे हम गाड़ी को ज्यादा स्पीड में भी घुमा सकते हैं। ये हॉरिजॉन्टल ट्रैक है जिसका बाहर का तरफ थोड़ा सा उठा दिया गया है, ये ट्रैक है, और ये गाड़ी है। गाड़ी जो है स्पीड v में जा रही है। इस मोमेंट पर ये सपोज सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ये रेडियस ऑफ कर्वेचर है। फोर्सेस जो है एक mg है, ये एंगल सपोज थीटा है, तो एक फोर्स नॉर्मल फोर्स। सो इस गाड़ी के ऊपर न्यूटन्स लॉ अप्लाई करना चाहते हैं। दो फोर्सेस एक्ट कर रहे हैं, हमें फोर्सेस को रिजॉल्व करना है अलोंग एक्सेलरेशन एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन इस तरफ है, सेंटर की तरफ है। स्पीड अगर कांस्टेंट है तो एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ है, तो n को रिजॉल्व कर देते हैं। सो करीब जो है कॉस थीटा, दूर जो है साइन थीटा। परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 होता है। सो ऊपर का फोर्स, अपवर्ड फोर्स इक्वल टू डाउनवर्ड फोर्स, एंड फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। सो फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज n sin थीटा इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन जो है v²/r। n का वैल्यू डाल देते हैं, सेम कैंसल, साइन बाई कॉस tan थीटा। सो v जो है आपका, ये है आपका स्पीड। तो अगर हम आउटर सरफेस ऑफ रोड को रेज कर देते हैं, तो नॉर्मल फोर्स का एक कंपोनेंट सेंटर की तरफ एक्ट करता है। इसके अलावा फ्रिक्शन तो होता ही है, बट सिर्फ अगर हम नॉर्मल फोर्स को ही लेते हैं तब भी ये स्पीड में गाड़ी जा सकती है। अगर फ्रिक्शन नहीं भी है
तब भी ये स्पीड में गाड़ी जा सकता है। लेकिन इन रियल केसेस में क्या होता है, फ्रिक्शन होता है, इसीलिए एक रेंज ऑफ स्पीड में गाड़ी जा सकता है। फ्रिक्शन जो है एडजस्टेबल होता है, बोथ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन। सो वो अपने आप को इस तरह से एडजस्ट कर लेता है सो दैट व्हीकल कैन गो ओवर ए रेंज ऑफ वेलोसिटीज। सो ये जो आउटर पार्ट को रेज कर देते हैं स्टीप कर्व्स में, इसको बैंकिंग ऑफ ट्रैक्स बोलते हैं। और ये जो थीटा है एंगल ऑफ बैंकिंग है। तो हमने एंगल ऑफ बैंकिंग लेते वक्त सिर्फ नॉर्मल फोर्स को लिया है, लेकिन अगर फ्रिक्शन को लेते हैं तो एक रेंज मिल जाता है। तो हम निकालते हैं अपर रेंज, इसी ट्रैक में अपर रेंज क्या हो सकता है और लोअर रेंज ऑफ स्पीड क्या हो सकता है। तो इसी डायग्राम को कंटिन्यू करते हैं। सो पहले जो है लोअर लिमिट लेते हैं। सो लोअर लिमिट लेते हैं। जब लोअर लिमिट है बिकॉज ऑफ mg कंपोनेंट लाइकली टू स्लिप डाउनवर्ड्स, फ्रिक्शन ऊपर की ओर एक्ट करेगा। तो एज ए रूल हम रिजॉल्व कर देते हैं अलोंग एक्सेलरेशन इस तरफ है एंड परपेंडिकुलर टू एक्सेलरेशन। सो फ्रिक्शन को रिजॉल्व कर देते हैं। फ्रिक्शन का कंपोनेंट हो गया फ्रिक्शन साइन थीटा, ये फ्रिक्शन है, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा फ्रिक्शन कॉस थीटा। सो पहला इक्वेशन परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स इज 0। सो ऊपर की तरफ फोर्स है n cos थीटा प्लस फ्रिक्शन साइन थीटा, नीचे की ओर है mg। लोअर लिमिट निकाल रहे हैं, सो फ्रिक्शन का भी लिमिटिंग वैल्यू लेंगे म्यू इंटू n। सो n cos थीटा प्लस म्यू इंटू n साइन थीटा इक्वल टू mg। सो यहां से नॉर्मल फोर्स निकल गया mg बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा। अब दूसरा इक्वेशन लेंगे, फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज मास इनटू एक्सेलरेशन। अलोंग एक्सेलरेशन आपका n साइन थीटा है माइनस फ्रिक्शन कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। लिमिटिंग केस में फ्रिक्शन जो है म्यू n होता है। सो n का वैल्यू, n को कॉमन ले लेते हैं और वैल्यू डाल देते हैं। वैल्यू हो गया mg बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और ये हो गया साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई r। सो m दोनों साइड कैंसिल हो जाएगा। सो v स्क्वायर हो गया gr साइन थीटा माइनस म्यू कॉस थीटा बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, और v जो है इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। जब हम फ्रिक्शन नहीं लिए थे तो हमारा इक्वेशन था, v का इक्वेशन था gr tan थीटा रूट ओवर, ये हमारा इक्वेशन था। तो अगर हम कंपैरेटिव इक्वेशन लाना चाहते हैं तो इसको भी हमको tan में लाना पड़ेगा। तो ऊपर नीचे अगर हम cos थीटा डिवाइड कर देते हैं, ऊपर नीचे अगर हम cos थीटा डिवाइड कर देते हैं तो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस म्यू बाई 1 प्लस म्यू tan थीटा इंटू gr, ऐसा कुछ। और इसको अगर हम tan a माइनस बी फार्मूला में यूज करना चाहते हैं, tan a माइनस tan b बाई 1 प्लस tan a इंटू tan b। सो म्यू को अगर हम tan फाई ले लेते हैं, म्यू को अगर हम tan फाई ले लेते हैं तो v हो जाता है रूट gr tan थीटा माइनस tan फाई बाई 1 प्लस tan थीटा इंटू tan फाई। सो ये हो जाएगा tan थीटा माइनस फाई। सो v का वैल्यू कुछ ऐसा हो जाता है, ये मिनिमम वैल्यू। सो पहले जब हमने स्पीड निकाला था, फ्रिक्शन को नहीं लिया था, ये एक एवरेज स्पीड आ सकता है, लेकिन इन रियलिटी फ्रिक्शन होता है, और फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टेबल है बोथ इन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। सो हम दो एक्सट्रीम केस लेते हैं, व्हाट इज द लोअर लिमिट, व्हाट इज द अपर लिमिट। सो लोअर लिमिट बिकॉज ऑफ वेट कंपोनेंट इज लाइकली टू स्लिप डाउनवर्ड, सो फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ ले लिया। सो फ्रिक्शन को ऊपर की तरफ ले लिया तो
जो इक्वेशंस यूज किए, तो ये आया मिनिमम वैल्यू। सो ये लोअर लिमिट है स्पीड का इस ट्रैक के लिए। अपर लिमिट के लिए फ्रिक्शन को हम दूसरी तरफ ले लेंगे। सो दूसरी तरफ इक्वेशन आ जाएगा। चलिए अपर लिमिट का देख लेते हैं। सो परपेंडिकुलर टू मोशन, अब फ्रिक्शन इस तरफ लेते हैं, इस तरफ फ्रिक्शन इस तरफ लेते हैं। सो फ्रिक्शन का जो कंपोनेंट है, ये फ्रिक्शन कॉस थीटा और ये फ्रिक्शन साइन थीटा। सो फ्रिक्शन इस तरफ लेने से ये नहीं रहेगा, तो लगभग यही इक्वेशन होगा। ऊपर की तरफ अभी n cos थीटा है, फ्रिक्शन साइन थीटा नीचे की तरफ है, सो माइनस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। और नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर जो है ये ऑपोजिट था, इस बार प्लस हो जाएगा। तो n का वैल्यू में माइनस है हमारा, तो इस बार नीचे माइनस हो गया, ऊपर प्लस हो गया। सो ऊपर प्लस नीचे माइनस, यानी कि ये हो गया, ये हो गया इक्वेशन, ये मैक्सिमम। तो फ्रिक्शन नहीं लेते हुए हमारा स्पीड इतना लिया। इन रियलिटी फ्रिक्शन एग्जिस्ट करता है, इसलिए गाड़ी एक रेंज ऑफ स्पीड में जा सकता है। रेंज ऑफ स्पीड का अपर लिमिट ये है, लोअर लिमिट में थीटा माइनस फाई। सो जब गाड़ी एक स्टीप कर्व में जाती है जो कि बैंक्ड है थीटा, तो एक रेंज ऑफ स्पीड में जा सकती है। सपोज क्वेश्चन ऐसा कुछ दिया है कि रोड का जो आउटर पार्ट को कितना रेज किया जाए, कितना रेज किया जाए। रोड का लेंथ दिया है, रोड का लेंथ दिया है सपोज L, और आउटर पार्ट जो है, आउटर पार्ट जो है इनर पार्ट के कंपेयर में कितना हाइट ज्यादा है। गाड़ी का स्पीड भी दिया गया। सो फ्रिक्शन को ना लेते हुए, फ्रिक्शन को ना लेते हुए अगर हम लिखे tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर बाई आर जी। स्मॉल एंगल्स के लिए जब एंगल बहुत छोटा है, सो tan थीटा को अप्रोक्सीमेटली हम sin थीटा कर सकते हैं, और हम लिख सकते हैं h बाई एल। सो यहां से हमको हाइट निकल जाएगा। आपने अगर देखा होगा तो जो हाइट, जो आउटर पार्ट का जो रेज होता है वो उतना ज़्यादा नहीं होता यूजुअली। अगर आप केयरफुली नोटिस नहीं करते हैं तो उतना दिखाई नहीं देता। तो ये जो अप्रोक्सीमेशन है ये मोस्ट ऑफ द केसेस में वैलिड होता है। फोर व्हीलर्स जब भी स्टीप कर्व में टर्न लेते हैं और हाई स्पीड में लेते हैं, ये स्किडिंग के अलावा एक और खतरा रहता है, ओवर टर्निंग ऑफ व्हीकल्स। तो उसको हम डिस्कस करते हैं कि ओवर टर्निंग होता क्यों। ये रोटेशनल मोशन का पार्ट है, बिकॉज हम सर्कुलर मोशन में डिस्कस कर रहे हैं, और इससे पहले न्यूटन्स लॉ में भी हमने टॉर्क डिस्कस किया है, तो इसको हम यहाँ इंक्लूड कर सकते हैं। तो ये गाड़ी है, ये गाड़ी है, गाड़ी का क्रॉस एक पोर्शन में दिखा रहा हूं, 4 व्हील्स होगा, ये गाड़ी है और गाड़ी स्पीड v में जा रही है। गाड़ी का एक पोर्शन दिखाई दे रहा, दूसरी तरफ और 2 चक्का इधर है, इधर 2 है, स्पीड v में जा रहा। गाड़ी का सेंटर का हाइट h है, और दोनों ये जो विड्थ जो है, व्हील्स के बीच में जो विड्थ है वो 2a है। सो फोर्सेस आइडेंटिफाई करते हैं। एक फोर्स है आपका mg, ये इनर व्हील्स का नॉर्मल फोर्स, आउटर व्हील का नॉर्मल फोर्स। यहाँ इनर व्हील्स है 2 या 3 या 4 होते हैं, आउटर व्हील्स भी इसी लाइन पे होते हैं। इफेक्टिवली सभी इनर व्हील्स का नॉर्मल फोर्स n1 है, सभी आउटर व्हील्स का नॉर्मल फोर्स n2 है। इसके अलावा एक और फोर्स है फ्रिक्शन, और रेडियस ऑफ कर्वेचर जो है बहुत बड़ा लेते हैं, रेडियस ऑफ कर्वेचर। सो इसलिए ये सपोज रेडियस ऑफ कर्वेचर है। सो गाड़ी कुछ ऐसा घूम रही है। पहले हम ट्रांसलेटरी मोशन डिस्कस करते हैं। वर्टिकल डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं है,
सो परपेंडिकुलर टू मोशन फोर्स 0 है, N1 प्लस N2 इक्वल टू mg। ये पहला इक्वेशन। दूसरा इक्वेशन, सर्कुलर पाथ में जा रही है एट कांस्टेंट स्पीड, सो डायरेक्शन चेंज हो रहा है कंटिन्यूअसली और फ्रिक्शन रेस्पॉन्सिबल है, फ्रिक्शन की वजह से कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज हो पा रहा है। सो दूसरा इक्वेशन जो है, फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन इज ma, सो फोर्स अलोंग एक्सेलरेशन दोनों को मिला के नेट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन इक्वल टू ma v स्क्वायर बाय r। ये दूसरा इक्वेशन। अब गाड़ी का स्पीड जैसा जैसा बढ़ेगी, गाड़ी का स्पीड जैसा जैसा बढ़ेगा, फ्रिक्शन जो है बढ़ते जाएगा। स्पीड जैसा जैसा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन बढ़ रहा है, और फ्रिक्शन जैसा जैसा बढ़ रहा है, फ्रिक्शन का टर्निंग इफेक्ट, फ्रिक्शन इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, टर्निंग इफेक्ट बढ़ते जा रहा है। और टर्निंग इफेक्ट कौन डायरेक्शन में? बाहर की तरफ। गाड़ी ऐसा घूम रही है, ये टर्निंग इफेक्ट बाहर की तरफ बढ़ते जा रहा है, और एक सर्टेन स्पीड के बाद ये गाड़ी जो है उलट जाएगी, बाहर की तरफ उलट जाएगी। सो एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग हम क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क ले सकते हैं। सो ये आपका क्लॉकवाइज टॉर्क फ्रिक्शन की वजह से है, इसकी वजह से भी क्लॉकवाइज है, और N2 की वजह से एंटी क्लॉकवाइज है। सो जस्ट एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग हम दोनों को इक्वल लेते हैं। सो एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग हम टॉर्क का इक्वेशन लिखते हैं। फ्रिक्शन के चलते क्लॉकवाइज है, N1 के चलते क्लॉकवाइज है, N2 के चलते एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो एट द वर्ज ऑफ ओवर टर्निंग क्लॉकवाइज टॉर्क इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज टॉर्क। सो फ्रिक्शन का टॉर्क है फ्रिक्शन इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, सेंटर पे लेते हैं, सेंटर ऑफ ग्रेविटी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस h है। N1 का व्हील का विड्थ, व्हील का गाड़ी व्हील के बीच का जो विड्थ है 2a है, तो ये जो डिस्टेंस है ये a है, प्लस N1 इंटू a, ये दोनों क्लॉकवाइज है, इक्वल टू एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज N2 इंटू a। सो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, N2 माइनस N1 इंटू a इक्वल टू फ्रिक्शन इंटू h। सो N2 माइनस N1 इक्वल टू फ्रिक्शन की जगह पर लिखते हैं mv स्क्वायर बाय r h, और ये जो है डिवाइड हो जाएगा, ये तीसरा इक्वेशन। सो ये दोनों इक्वेशन हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे जैसे स्पीड बढ़ते जाएगा, फ्रिक्शन का जो है टॉर्क अवे फ्रॉम सेंटर बढ़ते जाएगा, और एक पॉइंट पर ये बाहर की तरफ उलट जाएगा, और जब ये बाहर की तरफ उलटेगा, ये जो चक्का है इस सरफेस को छोड़ देगा, और जब ये सरफेस को छोड़ देता है N1 0 हो जाता है। सो एट द टिपिंग पॉइंट N1 बिकम्स 0। सो दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, दोनों इक्वेशन सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्ट कर देते हैं, N1 निकालना है। सो सब्सट्रैक्ट करने से N2 कट जाएगा, 2N1 आ जाएगा, M कॉमन चला जाएगा। सो G माइनस वी स्क्वायर h बाई आर ये आएगा। हमने सब्सट्रैक्ट किया, N2 कट गया, N1 2N1, सो 2 डिवाइड हो जाएगा M दोनों में। जस्ट ओवर टर्निंग के समय N1 0 हो जाएगा, यानी कि G माइनस वी स्क्वायर h बाई आर ए 0 हो जाएगा। सो V जो है आपका GRA बाई h रूट ओवर, ये मैक्सिमम स्पीड है। इससे अगर हम ज़्यादा स्पीड से गाड़ी लेने की कोशिश करेंगे तो गाड़ी जो है बाहर की तरफ ओवरटर्न हो जाएगा। जब गाड़ी हॉरिजॉन्टल सरफेस में जाता है तो दोनों नॉर्मल फोर्स सेम होता है, लेकिन जब कर्व्ड सरफेस में जाता है नहीं, दोनों फोर्सेस सेम नहीं होता है। यहां पर कौन ज्यादा है? N2 माइनस N1 इक्वल टू दिस मच, मतलब बाहरी का जो चक्का है, गाड़ी अगर ऐसा घूम रही है तो बाहर जो चक्का है उसमें नॉर्मल फोर्स ज्यादा है, और एट द वर्ज ऑफ ओवरटर्निंग ऐसा बाहर की तरफ ओवरटर्न होता है, N1 0 हो जाता है। इस स्पीड से अगर ज्यादा हो जाएगा तो गाड़ी जो है बाहर की तरफ ओवरटर्न हो जाएगा।
जब भी फोर व्हीलर्स एक हॉरिजॉन्टल ट्रैक में हाई स्पीड में जाते हैं तो गाड़ी स्किड भी कर सकता है या गाड़ी ओवरटर्न भी कर सकता है। तो आमतौर पर स्किड तब करता है जब फ्रिक्शन जो है कम हो जाता है। हॉरिजॉन्टल ट्रैक में फ्रिक्शन अगर कम हो गया तो चेंज इन डायरेक्शन के लिए जितना फ्रिक्शन जरूरत था उतना नहीं मिला तो स्किड कर जाता है। और दूसरा जो है, फ्रिक्शन ज्यादा है तब भी हम ज्यादा स्पीड से नहीं जा सकते, क्योंकि अगर हम ज्यादा स्पीड पे जाएंगे तो फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा और फ्रिक्शन बढ़ते जाएगा। एक समय आएगा जब फ्रिक्शन का जो टॉर्क है वो गाड़ी को बाहर की तरफ ओवरटर्न कर देगा। तो फ्रिक्शन ज्यादा होने के बावजूद भी हम हाई स्पीड में नहीं जा सकते, ओवरटर्निंग का खतरा बना रहता है। सो आमतौर पर ओवरटर्निंग कम कब होगा? आर अगर ज्यादा हो, गाड़ी के चक्कों के बीच का विड्थ ज्यादा हो और हाइट ऑफ सेंटर ऑफ ग्रेविटी कम। तो अगर हाइट अगर ज्यादा है तब भी ओवर